हेलो बच्चों। हिंदी सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में आज हम लोग 9वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक कृतिका से पाठ 2 मेरे संग की औरतें। आपकी कृतिका में पाठ थोड़े हैं तो स्वाभाविक है कि इसकी लंबाई ज्यादा है। देहात में एक कहावत है कि नाधा तो आधा आधा तो साधा, यानी कि किसी काम को यदि करते हैं तो वह आधा हो ही जाता है और आधा होने के बाद पूरा भी हो जाता है। इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं है, धैर्य पूर्वक सुनिए और पूरा पाठ यदि ध्यान से सुन लीजिएगा तो प्रश्न चाहे जिस प्रकार से भी पूछा जाए आप उत्तर देने में अपने आप को सक्षम पाइएगा। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं मेरे संग की औरतें। यह गद्य एक संस्मरण है जिसे लेखिका ने अपनी यादों के सहारे लिखा है। इस कहानी की कथाकार भी महिला है और इस कहानी के केंद्र बिंदु भी महिलाएं ही हैं। लेखिका मृदुला गर्ग, जिन्होंने अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की थी, शादी के बाद वे कुछ समय के लिए बिहार में रही थी। यहाँ की जिंदगी नजदीक से देखने के बाद उन्हें लगा कि अर्थशास्त्र और आम जिंदगी में कोई तालमेल ही नहीं है। किताबी बातें का ज्ञान ही काफी नहीं होता है, आम जिंदगी को उभारने या मन की बात लोगों तक पहुंचाने के लिए साहित्य से अच्छा कोई माध्यम हो ही नहीं सकता। फिर इन्होंने कई भाषाओं में रचना की। मेरे संग की औरतें में ये अपने ही परिवार की 4 पीढ़ी की औरतों के व्यक्तित्व से परिचय कराते हुए यह संदेश देती है कि महिलाओं को दूसरे का सम्मान करते हुए अपनी बातों का भी सम्मान करना चाहिए। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं मेरे संग की औरतें। मेरी एक नानी थी, जाहिर है, पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। शायद नानी से कहानी ना सुन पाने के कारण बाद में हम 3 बहनों को खुद कहानियां कहनी पड़ी। नानी से कहानी भले न सुनी हो, नानी की कहानी जरूर सुनी और बहुत बाद में जाकर उसका असली मर्म समझ में आया। पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक अनपढ़ पर्दानशी औरत थी, जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वे लौटे और विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे तो नानी के अपने रहन सहन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। न उन्होंने अपनी किसी इच्छा, आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार पति पर कभी किया। यहाँ जाहिर है, कहने का मतलब है कि नानी तो सबकी होती है। लेखिका नानी को नहीं देखा था, नानी से कभी कहानी भी नहीं सुनी थी, पर इन्हें नानी के बारे में जो कहानी समझ में आया था वो बाद में उसकी गहराई समझ पाई, मर्म समझ पाई। ये 3 बहनें कथाकार है। इनकी नानी पारंपरिक रीति रिवाज और पर्दा करने वाली थी। नाना विदेश से वकालत की डिग्री लेने के बाद वहाँ के तौर तरीके अपना लिए थे, यानी साहब बन गए थे। नानी ने नाना के अनुरूप कभी भी खुद को बदलने की कोशिश नहीं की और न ही नाना के प्रति कोई शिकायत की भावना रखी। दोनों अपने अपने रास्ते पर चलते थे। जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी मेरी माँ की शादी की फिक्र ने इतना डराया कि वे एकदम मुंहजोड़ हो उठी। नाना से उन्होंने कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती हैं। सब दंग हैरान रह गए। जिस पर्दानशी औरत ने पराये मर्द से क्या, खुद अपने मर्द से मुंह खोलकर बात नहीं की थी, आखिरी वक्त में अजनबी से क्या कहना चाह सकती हैं। पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नजाकत की लाज रखी। सवाल जवाब में वक्त बर्बाद करने के बजाय फौरन जाकर दोस्त को लिवा लाए और बीबी के हुजूर में पेश कर दिया। नानी ने ऐसे तो भले ही कभी कोई शिकायत नहीं की थी, पर जब उनको लगा कि वे मौत के करीब हैं तो उन्हें अपनी बेटी यानी लेखिका की माँ की शादी की चिंता हुई और वह मुंहजोड़ हो उठी, अर्थात वह अपना बात मनवाने पर तुल गई। पति के विदेशी चाल ढाल को देखते हुए उन्हें पति से ज्यादा उनके दोस्त प्यारेलाल शर्मा पर भरोसा था, जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे। उनसे मिलने की जिद की। उनके पति ऐसे तो उस समय में मिलने की इजाजत नहीं देते, पर नानी चूंकि मौत के करीब थी इसीलिए वह मान गए और अपने दोस्त को अपनी पत्नी के सामने में खड़ा कर दिया। अब जो नानी ने कहा वह और भी हैरत अंगेज था, यानी आश्चर्यजनक था। उन्होंने कहा, वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। मेरे पति तो साहब हैं और मैं नहीं चाहती मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमाबदार से हो, यानी साहबों के आज्ञाकारी से हो। आप अपनी तरह आजादी का सिपाही ढूंढकर
उसकी शादी करवा दीजिएगा। कौन कह सकता था कि अपनी आज़ादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आज़ादी के लिए ऐसा जुनून होगा। बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल वे निजी जीवन में भी काफ़ी आज़ाद ख्याल रही होंगी। ठीक है, उन्होंने नाना की जिंदगी में कोई दखल नहीं दिया, ना उसमें साझेदारी की, पर अपनी जिंदगी को अपने ढंग से जीती जरूर रही। पारंपरिक, घरेलू, उबाऊ और खामोश जिंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ न रहा हो, दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर न होने में असली आजादी कुछ ज्यादा ही थी। लेखिका ने इसीलिए कहा है कि नानी की कहानी तो वह पहले सुनी थी, पर उसका मर्म बाद में समझ में आया। नानी जैसी औरत जो अपनी आजादी के लिए नाना से कभी नहीं लड़ी, वे देश की आजादी के लिए फड़फड़ा रही थी। अपनी बेटी की शादी किसी पैसे वाले विदेशी अमीर या अंग्रेजों के नक्शे कदम पर चलने वाले की जगह आजादी के सिपाही से कराना चाहती थी। नानी का क्रांतिकारी विचार अब समझ में आया कि उन्होंने नाना के अनुसार खुद में बदलाव नहीं किया, अपना अस्तित्व अपनी मर्जी से कायम रखा, अर्थात वह मजबूत और आजाद ख्यालों वाली महिला थी। उन्होंने परिस्थिति के सामने घुटने नहीं टेके। खैर, इस तरह मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आजादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में आईसीएस के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया था और जिसकी जेब में पुश्तैनी पैसा धेला एक नहीं था। माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हुई। हाल उनका यह था कि खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती थी कि कमर चनका खा जाती। रात रात भर जाग कर वे इसे पहनने का अभ्यास करती, जिससे दिन में शर्मिंदगी न उठानी पड़े। वे कुछ ऐसी नाजुक थी कि उन्हें देखकर उनकी सास यानी मेरी दादी ने कहा था, हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोछी और छींके पर टांग दी। गनीमत यही थी कि किसी ने उन्हें छींके पर से उतारने की पेशकश नहीं की। लेखिका के पिताजी आंदोलनकारी थे, जिसके कारण उन्हें सिविल सर्विसेज एग्जाम नहीं देने दिया गया। उस समय अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेज आंदोलन करने वाले पर तरह तरह की पाबंदियां लगाते थे। आर्थिक स्थिति भी मजबूत नहीं थी। माँ एक तो नानी के विचार से प्रभावित थी और दूसरा गांधी जी से प्रभावित थी, तो वे पिता के कदम से कदम मिलाते हुए खादी की साड़ी पहनती थी। इनकी माँ इतनी नाजुक थी कि खादी की साड़ी चूंकि भारी होती है, उसे पहनने में कमर चनका खा जाती थी, यानी लचक जाती थी, दर्द होने लगता था। पर वह आजाद ख्यालों की थी, वो हार नहीं मानती थी। साड़ी पहनने का रात रात भर अभ्यास करती थी ताकि दिन में आराम से पहन सके। नाजुक माँ को देखकर लेखिका की दादी यानी माँ की सास कहती थी कि यह धो पोछ कर सीके पर टांगने लायक है, यानी यह सिर्फ सजावट की वस्तु है, इससे कोई काम नहीं कराया जा सकता। पर काम करने के लिए माँ के साथ कभी भी कोई जोर जबरदस्ती नहीं किया। क्यों नहीं की? उसकी दो वजह थी। पहली यही, हिंदुस्तान के तमाम बासिंदों की तरह उनके ससुराल वाले भी साहबों से खासे अभिभूत थे, यानी प्रभावित थे, और मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे। बस जात से वे हिंदुस्तानी थे, बाकी चेहरे मोहरे रंग ढंग पढ़ाई लिखाई सब में अंग्रेज थे। मजे की बात यह थी कि हमारे देश में आज़ादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेजों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। गांधी, नेहरू हो या मेरे पिताजी के घर वाले, भले लड़का आज़ादी की लड़ाई लड़ते जेब खाली और सोहरत सिर करता रहे, दबदबा उसके साहबी ससुर का ही था। एक आन बान शान वाले साहब ने उनके सिरफिरे लड़के को अपनी नाजुक जान लड़की सौंपी। उससे रोमांचक क्या कोई परी कथा होगी? नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजामंदी वे रोमांचक उपकथाएं थी जो कहानी के तिलिस्म को और गाढ़ा बना चुकी थी। दूसरी वजह माँ की अपनी शख्सियत थी। उनमें खूबसूरती, नजाकत, गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता कुछ इस तरह घुली मिली थी कि वे परिजात से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती थी। उनसे ठोस काम करवाने की कोई सोच भी नहीं सकता था। हाँ, हर ठोस और हवाई काम के लिए उनकी जवानी राय जरूर मांगी जाती थी और पत्थर की लकीर की तरह निभाई भी जाती थी। माँ के साथ काम करने की जोर जबरदस्ती इसलिए भी नहीं की जाती थी कि माँ के पिताजी यानी लेखिका के नाना साहब थे। अंग्रेजों के शासनकाल में कुछ लोग अंग्रेजों के विरोधी थे और कुछ लोग अंग्रेज
अंग्रेजों के शान और शौकत से प्रभावित होकर उनकी प्रशंसा करने वाले और उनकी जैसी जिंदगी जीने वाले थे। कुछ लोग आजादी की जंग तो लड़ते थे, पर अंग्रेजों को नुकसान नहीं पहुंचाते थे, बल्कि देशवासियों को शांति बनाए रखने की अपील कर जाने अनजाने अंग्रेजों को सुविधा पहुंचाते थे। लेखिका के घर वाले भी अंग्रेजों के प्रशंसक थे और जो अंग्रेजों जैसा रहन सहन वाला था उसको ही पसंद करते थे। इनकी माँ चूंकि साहब की बेटी थी, इसलिए उन्हें ससुराल के लोग कुछ कहते नहीं थे, बल्कि इज्जत करते थे। लेखिका के पिता आजादी के लिए आंदोलन में शामिल होते थे। भले ही उनको नाम और शोहरत तो मिलता था, पर पैसे नहीं होते थे। उन पर दबदबा उनके पिता यानी लेखिका के दादाजी का ही था। लेखिका अपने नाना को आन बान शान वाले साहब कहती है और अपने पिता को सिरफिरा, क्योंकि पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी आजादी के जंग में शामिल होकर फटे हाल थे। वे अपने पिता पर आश्रित थे। ऐसे लड़के को उनकी माँ जैसी सुंदर कोमल पत्नी का मिलना परियों की कहानी जैसा रोमांच पैदा करती है। नानी की आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजामंदी से यह परियों की कहानी जैसे रोमांच और जादू भरी हुई प्रतीत होती है। परिजात यानी परियों के बच्चों की कहानी जैसा रोमांचक मालूम होती है। लेखिका की माँ एक तो साहब की बेटी थी और उनमें कुछ अपनी भी शख्सियत थी, यानी कि वह ईमानदार थी। दूसरी, वह खूबसूरत थी, किसी का पक्ष नहीं लेती थी, इसलिए उनको किसी काम को करने के लिए कभी नहीं कहा गया, बल्कि उनकी राय मशविरा को प्राथमिकता दी जाती थी। मैंने अपनी दादी को कई बार कहते सुना, हम हाथी पे हल न जुतवाया करते, हम पे बैल हैं। बचपन में ही मुझे इस जुमले का भावार्थ समझ में आ गया था, जब देखा था कि हम बच्चों की ममलातु परवरिश के मामले में माँ के सिवा घर के सभी प्राणी मुस्तैद रहते थे। दादी और उनकी जेठानियां ही नहीं, खुद मर्द जात पिताजी भी। बचपन में अपनी दादी के मुंह से जो जुमले सुनती थी, उसका अर्थ यह है कि ताकतवर और सब मजदूरी नहीं कराई जाती, काम करने के लिए बैल जैसे लोग होते हैं। लेखिका की माँ और माओ की तरह बच्चों की ममता भरी देखभाल में नहीं जुटी होती थी, बल्कि दादी और उनकी जेठानियां या चाची जी, पिताजी, चाचा जी, सभी लोग बच्चों की देखभाल करते थे। मर्द जात कहने का मतलब यह है कि उस समय में बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी सिर्फ महिलाएं ही निभाती थी, खास करके माँ। पर इनके घर में ऐसा नहीं था। माँ के अलावा सभी लोग, खास कर पिता और चाचा भी देखभाल करते थे। पर ठोस काम न करने का यह मतलब नहीं था कि माँ को आजादी का जुनून कम था। वह भरपूर था और अपने तरीके से वे उसे भरपूर निभाती रही थी। जाहिर है कि जब जुनून आजादी का हो तो उसे निभाना भी आजादी से चाहिए, जिस चीज से पूछकर, उसके तरीके से नहीं, खुद अपने तरीके से। माँ घर का या बच्चों का काम भले ही ना करती हो, पर देश की आजादी में वह अपने तरीके से हिस्सा लेती थी। लेखिका के घर में सब आजाद ख्याल वाले लोग थे, किसी पर किसी तरह की पाबंदी नहीं थी। हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया। न उन्होंने कभी हमें लाड दिया, न हमारे लिए खाना पकाया और न अच्छी पत्नी बहू होने की सीख दी। कुछ अपनी बीमारी के चलते भी वे घर बार नहीं संभाल पाती थी, पर उसमें ज्यादा हाथ उनकी अरुचि का था। उनका ज्यादा वक्त किताबें पढ़ने में बीतता था, बाकी वक्त साहित्य चर्चा में या संगीत सुनने में। वे ये सब बिस्तर पर लेटे लेटे किया करती थी। फिर भी, जैसा मैंने पहले कहा था, हमारे परंपरागत दादा दादी या उनके ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें न नाम धरते थे, न उनसे आम औरत की तरह होने की अपेक्षा कर रखते थे। उनमें सबकी इतनी श्रद्धा क्यों थी, जबकि वह पत्नी, माँ और बहू के किसी प्रचारित कर्तव्य का पालन नहीं करती थी। शाही खानदान के रोब के अलावा मेरी समझ में दो कारण आए हैं। वे कभी झूठ नहीं बोलती थी और वे एक की गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी। लेखिका की माँ कुछ तो बीमार थी और कुछ अपने आजाद ख्यालों के कारण घर के किसी काम में रुचि नहीं लेती थी। न ही वो एक आदर्श बहू थी, न पत्नी और न माँ। आम औरतों की तरह नहीं जीती थी, बल्कि किताबें पढ़ने, संगीत सुनने और साहित्य पर चर्चा करने में अपना समय बिताती थी। फिर भी लोग उनको बेहद पसंद करते थे। लेखिका को इसका दो कारण समझ में आया। पहला यह कि वह साहब की बेटी थी, दूसरा यह कि वह झूठ नहीं बोलती थी और किसी की चुगली नहीं करती थी। वह पूरी तरह से ईमानदार महिला थी।
शायद यही कारण था कि घर के लोग उनका कोई नाम नहीं धरते थे, यानी काम नहीं करने के लिए उनको किसी तरह का ताना नहीं मारते थे। पहले के कारण उन्हें घर वालों का आदर मिला हुआ था, दूसरे के कारण बाहर वालों की दोस्ती। दोस्त वे हमारी भी थी। माँ की भूमिका हमारे पिता बखूबी निभा देते थे। मुझे याद है, बचपन में भी हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर कोई उससे यह नहीं पूछता कि उसमें क्या लिखा है, भले वह एक बहन की दूसरी के नाम क्यों न हो, और माँ यह जानने को बेहाल हो बीमारी से वह उबरी या नहीं। छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि के रहते हुए भी हर व्यक्ति को अपना निजत्व बनाए रखने की छूट थी। इसी निजत्व बनाए रखने की छूट का फायदा उठाकर हम 3 बहनें और छोटा भाई लेखन के हवाले हो गए। साहब की बेटी होने के कारण माँ को घर में तो इज्जत मिलती ही थी, और ईमानदार होने के कारण वह बाहर भी सबकी मित्र थी। यहाँ तक कि वह अपने बच्चों की भी मित्र थी। उस घर में कोई किसी से सवाल नहीं पूछता था। सबका अपना निजी व्यक्तित्व था, सब अपनी मर्जी से कार्य करते थे। इसका असर यह हुआ कि लेखिका की 2 और बहनें और एक भाई सभी अपनी मर्जी से लेखन कार्य में लग गए, क्योंकि कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। लीक से खिसके अपने पूर्वजों में माँ और नानी ही रही होती तो गनीमत रहती, पर अपनी एक परदादी भी थी जिन्हें कतार से बाहर चलने का शौक था। आम धारणा से अलग हटके उनके जो पूर्वज थे उसमें सिर्फ माँ और नानी ही अपवाद नहीं थी जो अपने मर्जी से चलती थी, बल्कि एक परदादी भी थी जिन्हें लाइन से बाहर चलने का शौक था, यानी समाज से अलग ही उनको लाइन बनाना था। उन्होंने व्रत ले रखा था कि अगर खुदा के फजल से, यानी खुदा के रहमो करम से उनके पास कभी 2 से ज्यादा धोतियां हो जाएंगी तो तीसरी दान कर देंगी। जैन समाज में अपरिग्रह की सनक बिरादरी बाहर हरकत नहीं मानी जाती, इसलिए वहां तक तो ठीक था। पर उनका असली जलवा तब देखने को मिला जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई। मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि उनकी पतोहू का पहला बच्चा लड़की हो। यह गैर रवायती मन्नत मांगकर ही उन्हें चैन नहीं पड़ा। उसे भगवान और अपने बीच पोशीदा रखने के बजाय सरेआम उसका ऐलान कर दिया। लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। उनके फितूर की कोई वाजिब वजह ढूंढे न मिली। यह भी नहीं कह सकते थे कि खानदान में पुश्तों से कन्या पैदा नहीं हुई थी, इसलिए माँ जी बेचारी कन्यादान के पुण्य के अभाव को पूरा करने के चक्कर में थी, क्योंकि पिताजी की ही नहीं दादाजी की भी बहनें मौजूद थी। हाँ, पहला बच्चा हर बहू का बेटा होता था। खैर, माँ जी ने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी, बल्कि बदस्तूर यानी लगातार मंदिर जाकर मन्नत दोहराती रही। पूरा नकुल गांव जानता था कि माँ जी का भगवान के साथ सीधा साधा तार जुड़ा हुआ है, बेतार का तार। इधर वह तार खींचती, उधर टन से तथास्तु बजता। मेरी दादी तो पहली मर्तबा में ही तैयार हो गई थी कि गोद में खेलेगी तो पोती, पर माँ जी की आरजू किस कदर रंग लाएगी उसका उन्हें भी गुमान न रहा होगा। लड़की की गैर वाजिब जुस्तजू सुन भगवान कुछ ऐसी अफरा तफरी में आ गए कि एक न दो पूरी 5 कन्याएं एक के बाद एक धरती पर उतार दी। भगवान को क्या कहें, माँ जी के सामने तो नामी चोर भी अफरा तफरी में आ जाते थे। माँ जी और नामी चोर का किस्सा होश संभालने के बाद मैंने कई बार सुना था। चोर के दीदार की खुशनसीबी भी हाथ आई थी। अब तक लेखिका नानी दादी माँ पिताजी और बहन की बातें कर रही थी, लेकिन अब उनकी एक परदादी भी है। वह भी लीक से हटकर, यानी कि उनका अलग ही शौक है। लेखिका के घर वाले जैन धर्म के थे। जैन धर्म में अपरिग्रह यानी संग्रह न करना, अर्थात संपत्ति संग्रह करना वर्जित होता है। पहले की महिलाएं धोती पहनती थी। खुदा की मेहरबानी से यदि परदादी के पास 2 धोती से ज्यादा हो जाती थी तो वह तीसरा दान कर देती थी। यह तो फिर भी ठीक था, समाज में मान्य था। लेकिन उनके घर में लड़कियों की संख्या होने के बावजूद वह मंदिर जाकर भगवान से पोती की मन्नत मांगती थी, और अपनी मन्नत को पोशीदा अर्थात गुप्त रखने के बजाय सबको बता भी देती थी। सबको आश्चर्य होता था। भगवान ने शायद ज्यादा ही सुन लिया, और लेखिका की माँ ने एक के बाद एक 5 पुत्रियों को जन्म दिया। नकुल गांव, जो कि लेखिका का गांव है, वहां के सभी लोगों को लगता था
कि माँ जी अर्थात लेखिका की परदादी का तार ईश्वर से जुड़े हुए हैं। जितनी बार भी मन्नत मांगती भगवान सुन लेते। एक बार परदादी का सामना एक चोर से हुआ। उसकी कहानी सुनिए। हुआ यूं था कि किसी शादी के सिलसिले में नकुर की हवेली के तमाम मर्द बारात में दूसरे गांव गए हुए थे। नकुर एक जगह का नाम है और हवेली कहते हैं किसी आलीशान निवास स्थान जो प्राय राजा महाराजा और ब्रिटिश साम्राज्य की देन है। औरतें सज धज कर रत जगा मना रही थी। नाच गाने और ढोलक की थाप के शोर में नामी चोर कब सेंध लगाकर हवेली में घुसा किसी को खबर ना हुई। पर चोर था बदकिस्मत। जिस कमरे में घुसा उसमें माजी सोई हुई थी। औरतों के शोर से बचने को वे अपना कमरा छोड़ दूसरे में जा सोई थी। चोर बेचारा तमाम जुग्राफिया दिमाग में बिठाकर उतरा था। उसे क्या पता था कि इतनी बड़ी बूढ़ी पुरखी जगह बदल लेगी। खैर बुढ़ापे की नींद ठहरी। चोर के दबे पांव की आहट से ही खुल गई। पहले के समय में चोर दीवार काटकर सेंध लगाते थे और घर में चोरी के लिए घुस आते थे। शादी ब्याह में सारे मर्द बारात चले जाते थे और औरतें रात भर गाना बजाना करते हुए रत जगा करती थी, यानी रात भर जागती थी। इसी नाच गाना और ढोलक के शोर में एक चोर सेंध लगाकर उसी घर में घुसा जहां लेखिका की दादी, जिसको माजी कहती हैं, वो सोई हुई थी। पुरखिन का अर्थ होता है पूर्वज की महिला या बूढ़ी औरत। ऐसे तो चोर सब कुछ पता लगाकर चोरी करता है, पर उस रात दादी ने शोर शराबे के कारण जगह बदल ली थी। चोर को पता था कि यह कमरा खाली रहता है, लेकिन उस रात दादी सोई हुई थी। यह उसकी बदकिस्मती थी। कौन? माजी ने इत्मीनान से पूछा। जी मैं। चोर ने युगों से चला आ रहा पारंपरिक असंगत जवाब दिया। पानी पिला, माजी ने कहा। जी मैं। चोर झिझक कर रह गया। तब तक माँ जी बिस्तर के बराबर में टटोल कर देख चुकी थी लोटा खाली था। ऐसा कर उन्होंने कहा, यह लोटा ले और कुएं से पानी भर ला। पहले के समय में कुआं से ही पानी भरा जाता था। पर देख, कपड़ा कसकर बांधे रखियो और तरीके से छानियो। चोर घबरा गया। अंधेरे में इन्होंने कैसे जाना कि उसके मुंह पर कपड़ा बंधा है। दादी अपने लोटे के कपड़े की बात कर रही थी, जिसको वह पानी छानने के लिए लगा रखा था, और चोर समझा उसके मुंह पर बंधा हुआ कपड़ा की बातें कर रही है। भगवान से उसका तार जुड़े होने की खबर उसे थी, पर बुढ़िया भांग भी छानती होगी, एकदम यकीन न हुआ। इसी से कुछ हैरान परेशान सा हो उठा। जल्दी कर भाई, तभी माँ जी ने कहा, बड़ी प्यास लगी है। पर मैं तो चोर हूँ। मारे घबराहट और धर्म संकट के चोर सच कह गया। हुआ करे, माँ जी ने कहा, प्यासे को पानी तो पिला, पर देख मेरा धर्म न बिगाड़ियो। लोटे के मुंह से कपड़ा ना हटाइयो। हाथ रगड़ कर धो लीजो और पानी कपड़े से छान कर भरियो। आप चोर के हाथ का पी लोगी? कहा ना, रगड़ कर धो लीजो। सब नाच गाने में लगे हैं। तेरी और भगवान के सिवा कौन धरा है जो पिलाएगा? भगवान कहीं कहीं उसके बराबर में धरे हैं। सुनकर चोर कुछ ऐसा अकबकाया कि लोटा उठाकर चल दिया। पूरी एहतियात के साथ पानी भरकर लौटा तो पहरेदार ने धर दबोचा। कुएं पर देख लिया गया था। तो चोर के घुसने पर दादी ने चोर से ही पानी मांग लिया। दादी की बातें सुनकर चोर हड़बड़ा गया और बोल दिया कि मैं चोर हूँ। ऐसे भी वह पहले सुन रखा था कि दादी के तार भगवान से जुड़े हुए हैं, और दादी ने जब कहा कि भगवान और तुम्हारे सिवा कौन है जो पानी पिलाएगा, तब उसको यकीन हो गया कि भगवान भी उसके साथ ही बैठे हुए हैं, और वह हड़बड़ा कर लोटा लेकर कुएं पर चल दिया और पहरेदार के द्वारा देख लिया गया। तब माँ जी ने लोटे का आधा पानी पीकर बाकी चोर को पिला दिया और कहा, एक लोटे से पानी पीकर हम माँ बेटे हुए। अब बेटा, चाहे तू चोरी कर चाहे खेती। बेटा बेचारा किस लायक रह गया होगा। सो रोमांचक धंधा छोड़ खेती से लगा। सालों साल लगा रहा। जब मैंने उसे देखा तो बड़ा भला मानुस बूढ़ा लगा मुझे, डरा डरा हैरान सा। तो पर दादी अपना जूठा पानी चोर को पिलाकर उसे बेटा बना लिया और उसे रास्ते पर ले आई। अब खानदानी विरासत कहिए या जीवाणुओं का प्रकोप, उन दो संग की बूढ़ियों के बीच मैं अच्छी फंसी। एक तरफ माँ जी के चलते अपने लड़की होने पर कोई हीन भावना मन में नहीं उपजी। दूसरी तरफ दादी के चलते देश की आजादी को लेकर नाहक रोमानी हो रही थी।
अब जिस घर में मन्नत मांग मांग कर बेटी पैदा की जाती हो तो स्वाभाविक है कि उस घर में उस जमाने में भी लड़की होने की हीन भावना किसी के मन में नहीं थी। और दूसरी तरफ उसकी नानी थी जो आजादी के ख्यालों वाली थी, इसीलिए इनके खून में भी उनका प्रभाव था और वह भी आजादी के ख्यालों में रोमांचित होती रहती थी। 15 अगस्त 1947 15 अगस्त 1947 को जब देश को आज़ादी मिली, या कहना चाहिए जब आज़ादी पाने का जश्न मनाया गया, तो दुर्योग से मैं बीमार थी। दुर्योग यानी कि बुरा समय था कि मैं बीमार थी। उन दिनों टाइफाइड जानलेवा रोग माना जाता था। टाइफाइड एक प्रकार का बुखार था जो कि लंबे समय तक चलता था और बहुतों की जान चली जाती थी। इसलिए मेरे तमाम रोने धोने के बावजूद डॉक्टर ने इंडिया गेट जाकर जश्न में शिरकत करने की इजाजत नहीं दी। चूंकि डॉक्टर अपने नाना के परम मित्र, उनसे ज्यादा नाना थे, इसीलिए हमारे पिताजी जो बात बात पर सत्ताधारियों से लड़ते भिड़ते रहते थे, चुप्पी साध गए। मैं बदस्तूर रोती कलपती रही। क्या कोई बच्चा इकलौती गुड़िया के टूट जाने पर रोया होगा? मेरी उम्र तब 9 बरस की थी, इतनी छोटी नहीं कि गुड़िया से बहलती और इतनी बड़ी नहीं कि डॉक्टरी तर्क समझती। तंग आकर पिताजी ने मुझे ब्रदर्स कारामजोग उपन्यास पकड़ा गए। किताबें पढ़ने का मुझे मिराक था, यानी बीमारी थी, शौक था। जब कुछ देर बाद मैंने देखा कि पिताजी को छोड़कर घर के बाकी सब प्राणी पलायन कर चुके हैं, यानी वहां से जा चुके हैं, और पिताजी दूसरे कमरे में बैठे अपनी किताबें पढ़ रहे हैं, तो रोना धोना छोड़कर मैंने भी किताब खोल ली। एक बार शुरू कर लेने पर उसने मुझे इतनी मोहलत नहीं दी कि दोबारा रोना शुरू करूं या कोई और काम पकड़ूं। उस वक्त ब्रदर्स कारामजोग मुझे देने में क्या तुक थी, तब मेरी समझ में नहीं आया। किताब कितनी समझ में आई वह आज तक नहीं जानती, क्योंकि उसके बाद इतनी बार पढ़ी कि सारे पाठ आपस में गडमड हो गए, यानी घुल मिल गए। कितना पहली बार में पल्ले पड़ा, कितना बाद में, कहना मुश्किल है, पर इतना विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि उसका एक अध्याय जो बच्चों पर होने वाले अनाचार अत्याचार पर था, मुझे पहली बार में ही लगभग कंठस्थ हो गया था। उम्र के हर पड़ाव पर वह मेरे साथ रहा और मेरे लेखन के एक महत्वपूर्ण भाग को प्रभावित करता रहा, जैसे जादू का कालीन, मेरा नाटक नहीं, वह 3 किलो की छोरी जैसी कहानियां, वह कठगुलाब उपन्यास के कई अंश। तो रूस के प्रसिद्ध उपन्यासकार दस्तोवस्की की किताब ब्रदर्स कारामजोब का इनका इतना प्रभाव पड़ा कि बाद में भी इनकी रचनाओं पर उसका असर देखने के लिए मिलता है। माँ जी की मन्नत का असर रहा होगा कि मैं ही नहीं, मेरी चारों बहनें भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुई। नानी, माँ और परदादी की परंपरा बरकरार रखते हुए लीक पर चलने से भी इनकार किए रही। इनके परिवार में लड़का लड़की में कभी कोई भेद नहीं किया जाता था, सभी औरतें लीक से हटकर ही चलती थी, जिस कारण लेखिका और उनकी सभी बहनें आजाद ख्यालों वाली महिला थी और अपनी मर्जी से ही चलती थी। पहली लड़की जिसके लिए मन्नत मांगी गई थी वह मैं नहीं, मेरी बहन मंजुल भगत थी। घर का नाम था रानी, बाहर का मंजुल। लेखिका अवतार हुआ मंजुल भगत, क्योंकि लिखना शादी के बाद शुरू किया और अपना नाम बदलकर पति का ग्रहण करने में कोई हीन भावना आड़े नहीं आई, इसलिए पैदाइशी जैन नाम छोड़कर भगत बनी। दूसरे नंबर पर मैं थी। घर का नाम उमा, बाहर का मृदुला। मैंने भी शादी के बाद लिखना शुरू किया, सो बतौर लेखिका नाम चला मृदुला गर्ग। मुझे याद है जब हमने लिखना शुरू किया उससे कुछ पहले नारीवाद का चलन हुआ था। शादी के बाद नाम न बदलने का रिवाज उसी ने चलाया था। मन्नू भंडारी का हवाला देकर हमसे भी पूछा जाता कि आप लोग इतनी पोंगापंथी घर घुसू क्यों हो, नाम क्यों बदला? हमारे पास इसका कोई ढंग का जवाब नहीं होता था, अब भी नहीं है। पर नाम बदलने से अपने व्यक्तित्व का कोई नुकसान होते मैंने नहीं देखा। पूछने को तो पिताजी से लोग यह भी पूछते थे, 5 बेटियों से आपका मन नहीं भरा जो हर बेटी के 2-2 नाम रख छोड़े हैं? मुझसे छोटी बहन का घर का नाम है गौरी और बाहर का चित्रा। वह नहीं लिखती। उसका कहना है वह इसलिए नहीं लिखती क्योंकि घर में कोई पढ़ने वाला भी तो चाहिए। खैर, उसके बाद जब चौथी 5वीं बेटियां हुई तो पिताजी ने इतनी बात जमाने की सुनी थी, उनका एक एक नाम ही रखा, रेनू और अचला। 5 बहनों के बाद
एक भाई हुआ राजीव। मजे की बात यह है कि बीच की दो बहनें ही लेखन से बची रही। अचला और राजीव फिर उसमें जा फंसे। अचला मुझसे 8 साल छोटी है और वक्त के बदलाव की लाज रखते हुए अंग्रेजी में लिखती है, पर राजीव फिर हिंदी के हवाले। लेखिका अपने भाई बहन के खुले व्यक्तित्व का जिक्र करते हुए हमसे सबका परिचय करा चुकी है। उस समय नारीवाद का चलन था। महिलाएं सोचती थी कि अपना नाम बदलकर यदि पति का नाम जोड़ लेते हैं तो इसमें गुलामी जैसा महसूस होता है। लेकिन लेखिका और उनकी बहनों को ऐसा नहीं लगा। उनको नहीं लगा कि नाम बदल जाने से, यानी शादी के बाद पति का सरनेम रख लेने से जिंदगी या व्यक्तित्व पर कोई भी फर्क पड़ता है। इन सभी बहनों ने शादी के बाद लिखना शुरू किया, इसलिए इनका नाम पति के सरनेम के साथ ही लेखिका के रूप में मशहूर हुआ। हम 4 लिखते हैं और तमाम खानदान हमें पढ़ता है, पर मेरी ससुराल में मुझे कोई नहीं पढ़ता। इस तथ्य को हजम करने में मुझे काफी वक्त लगा। फिर उसके फायदे भी नजर आने लगे। कम से कम घर के भीतर तो मुझे हिंदी आलोचना बुद्धि से दो चार नहीं होना पड़ता। इनको पहले अपने ससुराल वाले से शिकायत थी कि लोग इनकी रचना नहीं पढ़ते हैं, पर बाद में इनको लगा कि यदि कोई पढ़ता नहीं है तो कोई आलोचना भी तो नहीं करता, यानी उसकी कमी और खूबी को निकालता भी नहीं है। लेखन पर कभी कोई विचार विमर्श भी नहीं होता है, इसलिए सही है कि लोग ना पढ़ते हैं ना उसकी आलोचना करते हैं। खैर, मैं अपनी नहीं उन अदेवियों की बात कहना चाहती हूँ जो परदादी की मन्नत के नतीजतन धरती पर आई और लेखक नहीं बनी। लेखक अपनी उन 2 बहनों को अदेवियों के नाम से संबोधित कर रही हैं जो लेखिका नहीं है। जो बनी उन्हें सांस लेने की जरूरत कुछ ज्यादा हो, समझ में आता है। जैसे मेरे पिताजी ने एक बार मंजुल से कहा था, कोई दम नहीं घुटता, सांस लेने की जरूरत ही ज्यादा है। पर यहाँ तो हम शेर तो गैर लेखिका बहने सवा शेर। चौथे नंबर वाली रेनू का आलम यह था कि गर्मी की दोपहरी में स्कूल से वापसी पर जब गाड़ी उसे और उससे छोटी बहन अचला को बस अड्डे से लेने जाती तो रेनू उसमें बैठने से इनकार कर देती। उसका कहना था कि यूं थोड़ा सा रास्ता गाड़ी में बैठकर तय करना सामंत शाही का प्रतीक था, यानी राजा महाराजा जैसा उसको महसूस होता था, जो शायद था, पर साथ ही पिताजी के अतिरिक्त लाड़ का भी। और रसोइये को खाना खिलाकर जल्दी फारिग करने की लाचारी भी थी, यानी जो रसोइया था, कुक था, वह खाना खिलाकर जल्दी घर चला जाए ये भी जरूरी था। माँ तो सब चीजों से उदासीन रहती, यानी किसी काम पर ध्यान नहीं देती थी, पर पिता काफी कुड़ते भूनते जब देखते कि अचला गाड़ी में बैठी चली आ रही है और रेनू पीछे पीछे पसीने में तरबतर खड़ामा खड़ामा, यानी धीरे धीरे चली आ रही है। बचपन में एक बार चुनौती दिए जाने पर उसने जनरल थिमैया को पत्र लिखकर उनका चित्र मंगवा लिया था, जो एक मोटरसाइकिल सवार जवान आकर उसके हाथ में दे गया था। पड़ोस में उसका रुतबा काफी बढ़ गया था। अब यदि जनरल थिमैया से पत्र लिखकर मंगवा ली थी और वो भी लाने वाला एक जवान था जो मोटरसाइकिल पर चढ़कर आया था, तो उस समय में यह बहुत बड़ी बात थी और पड़ोस में उसका रुतबा बढ़ गया था। गाड़ी में बैठने के साथ उसे इम्तिहान देने से भी परहेज था। एक तो वह गाड़ी में नहीं बैठना चाहती थी, दूसरा उसको एग्जाम देना अच्छा नहीं लगता था। स्कूल तो जैसे तैसे पास कर लिया, पर जब बीए का इम्तिहान देने की बारी आई तो वह अड़ गई। पहले मुझे समझाओ कि बीए करना क्यों जरूरी है, तब मैं इम्तिहान दूंगी। अगर मुझे यकीन आ गया कि हाँ कोई फायदा है, वरना नहीं। हमने तरह तरह के तर्क दिए। माँ ने कहा पिताजी से पूछो। पिताजी ने कहा नौकरी कर पाओगी, शादी कर पाओगी, लोग इज्जत से देखेंगे, वगैरह वगैरह। कोई तर्क विश्वसनीय नहीं लगा, न रेनू को न खुद उन्हें। आखिर उन्होंने उसी कुतर्क का सहारा लिया जो युगों से माँ बाप के काम आता है। कहा बीए करो क्योंकि मैं कह रहा हूँ करो। यानी जिस प्रकार सभी माता पिता अपने बच्चे को आज्ञा देते हैं वही उनको काम आया और उसने कहा कि मैं कह रहा हूँ इसलिए करो। रेनू ने बीए कर तो लिया, पर सिर्फ पिता की खुशी के लिए, यानी पास होने लायक नंबर लाकर। सच बोलने में वह माँ से भी 2 कदम आगे है। गनीमत यह है कि आधा समय उसके सच सुनकर लोग सोचते हैं वह मजाक कर रही होगी, इसलिए बिना मेहनत वह लोगों को हंसाए रख लेती है। आज भी कोई उसे इत्र भेद करता है तो वह कहती है नहीं चाहिए, मैं तो नहाती हूँ। यानी कहने का तात्पर्य यह होता है कि जो नहीं नहाता है उसके शरीर से दुर्गंध आती है और उसको इत्र की जरूरत पड़ती है।
तीसरे नंबर पर चित्रा है, वह कॉलेज पढ़ने तो जाती है पर खुद पढ़ने से ज़्यादा दिलचस्पी औरों को पढ़ाने में रखती है, इसलिए इम्तिहान में उसके अंक कम और उसके शागिर्दों के ज़्यादा आते हैं। यानी उसकी जो सहेलियां होती हैं, जो अगल बगल होते हैं, उनके ज़्यादा आते हैं, क्योंकि वह दूसरों को पढ़ाती थी, दूसरों को मदद करती थी, पर खुद पढ़ना नहीं चाहती थी। पर अपने यहाँ सब चलता है, यानी वहाँ कोई रोक टोक नहीं था, सब कुछ मंजूर था। उसकी शादी का वक्त आया तो उसने एक नज़र में लड़का पसंद करके ऐलान कर दिया कि शादी करेगी तो उसी से। मुश्किल यह थी कि हमारे माँ बाप ही नहीं, खुद लड़का भी उसके निर्णय से वाकिफ नहीं था। पर उसका कहना था, वह जो सोच लेती है करके रहती है, तो उसकी शादी उसी लड़के से हुई। कोई मुश्किल पेश नहीं आई। आती क्यों? उसने कहा, मैंने पहली मुलाकात में ही उसे बता दिया था कि मैं जो सोच लेती हूँ होकर रहता है। तो उसने बात आगे खींची ही नहीं, पहली मुलाकात में ही हथियार डाल दिए। हमें सबसे छोटी बहन अचला काफी दिनों तक कुछ कम खिसकी मालूम पड़ती थी, यानी सब बहनों से थोड़ी अलग थी, जिद्दी कम थी। पिता का कहा मानकर पहले अर्थशास्त्र किया, फिर पत्रकारिता में दाखिला लिया, ढंग से पढ़ाई की, पास हुई, फिर पिता की पसंद से शादी भी कर ली, पर उसके आगे लीक पर नहीं चल पाई। घर बार में मन ज्यादा रुचा नहीं और मंजुल और मेरी तरह उम्र के 30 बरस पार करते ही लिखने का रोग लगा लिया। यानी शुरू शुरू में लग रहा था कि अचला पिता के कहे अनुसार ही काम करेगी, लेकिन बाद में वो अपनी मर्जी से लिखने का काम करने लगी। एक बात हम में एक सी रही, घर बार को परंपरागत तरीके से हमने भले न चलाया हो, उसे तोड़ा भी नहीं। शादी एक बार की और उसे कायम रखा, चाहे तलाक के कगार पर खड़ी चली हो, पर कगार तोड़ डूबी नहीं। यानी कि आजादी के नाम पर ये बहनें अपने पति से कभी अलग नहीं रहने का सोची। भले ही आपस में तकरार हो, तलाक जैसी नौबत हो, पर सब बाद में ठीक हो जाता था। इनका मानना था कि अपने घर में ही अपनी मर्जी से अपने व्यक्तित्व को ऊंचा रखा जा सकता है। पति बदलने से किसी समस्या का निदान नहीं हो सकता। शादी के बाद मैं बिहार के ऐसे छोटे कस्बे डालमिया नगर में रही, जहां मर्द औरतें चाहे पति पत्नी क्यों न हो, पिक्चर देखने भी जाते तो अलग अलग दरबों में बैठते। यानी पर्दा प्रथा इतना था कि पति पत्नी भी अलग अलग पिक्चर देखने जाते थे। मैं दिल्ली से कॉलेज की नौकरी छोड़कर वहां पहुंची थी और नाटकों में अभिनय करने की शौकीन रही थी। मैंने उनके चलन से हार नहीं मानी। साल भर के भीतर उन्हीं शादीशुदा औरतों को पराये मर्दों के साथ नाटक करने के लिए मना लिया। अगले 4 साल तक हमने कई नाटक किए। अकाल राहत कोष के लिए उन्हीं के माध्यम से पैसा भी इकट्ठा किया। जहाँ की औरतें इतनी पर्दा करती थी, वहाँ लेखिका ने औरतों को गैर मर्द के साथ अभिनय करने के लिए राजी कर लिया, क्योंकि इन्हें नाटक करना और जरूरतमंदों की सहायता करने का भी शौक था। यह नेक काम के लिए नाटक करती थी और पैसा इकट्ठा कर जरूरतमंदों को मदद करती थी। वहां से निकली तो कर्नाटक के और भी छोटे कस्बे बागलकोट में पहुंच गई। तब तक मेरे 2 बच्चे हो चुके थे जो स्कूल जाने लायक उम्र पर पहुंच रहे थे, पर वहां कोई ढंग का स्कूल नहीं था। लोगों की राय पर मैंने पास के कैथोलिक बिशप से दरख्वास्त की कि उनका मिशन वहां के सीमेंट कारखाने की आर्थिक मदद से हमारे कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोल दे। पहले उन्होंने कहा, चूंकि उस प्रदेश में क्रिश्चियन जनसंख्या कम थी, इसलिए वे वहां स्कूल खोलने में असमर्थ थे। मैंने गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा पाने के लायक सिद्ध करते हुए अपना इसरार जारी रखा, यानी तर्क वितर्क जारी रखा, मनाना जारी रखा। उस समय में क्रिश्चियन के लिए ही मिशन हुआ करता था, गैर क्रिश्चियन बच्चे अधिकतर नहीं ही पढ़ते थे। तब उन्होंने कहा, हम कोशिश कर सकते हैं, बशर्ते आप हमें यकीन दिलाएं कि वह स्कूल अगले 100 वर्षों तक चलता रहेगा। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, स्कूल की छोड़िए, किसी के भी बारे में यकीन नहीं दिलाया जा सकता कि वह अगले 100 बरस तक चलेगा। वे भी गुस्सा खा गए। बोले, खुदा का लाख शुक्र है, बच्चों के न पढ़ पाने की समस्या आपकी है, मेरी नहीं। बात कड़वी थी पर 100% सच। सच के आगे सिर झुकाने की हमारी बचपन की आदत थी। सो मैंने तय किया कि मैं खुद अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाला प्राइमरी स्कूल वहां खोलूंगी और कर्नाटक सरकार से उसे मान्यता भी दिलवाऊंगी। वहां के अनेक मेहनती और खिसके लोगों की मदद से यह व्रत पूरा हुआ। लेखिका उन लोगों को खिसके लोग कह रही हैं जो जिन्होंने इनकी मदद की।
क्योंकि उस समय यह कदम उठाना बहुत बड़ी बात थी। यह भी लीक से हटकर चलने का काम था। चूंकि बच्चे पढ़ते ही नहीं थे तो कोई स्कूल कैसे खोलता, और स्कूल जो खोलता उसको डर भी रहता था कि मैं स्कूल तो खोल दूंगा लेकिन बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं तो फिर स्कूल चलेगा कैसे। लेखिका ने खुद अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाले प्राइमरी स्कूल खोलने का व्रत किया और कुछ लोगों ने उनका साथ दिया। मेरे बच्चे तथा अन्य अफसरों के बच्चे उसी स्कूल में पढ़े। बाद में अलग-अलग शहरों में अलग-अलग ख्यात स्कूलों में दाखिला भी पा गए, यानी कि उसी पढ़ाई के आधार पर बच्चों को अलग-अलग प्रसिद्ध स्कूलों में एडमिशन मिल गया। ऐसे अनेक मौके आए जब मैंने अपने जिद्दीपन के नमूने पेश किए, पर सबसे ज्यादा उसने मंच पाया मेरे लेखन में, यानी इनके विचार जो स्वतंत्र थे उसकी छाप लेखन में मौजूद है, जो शुरू से अब तक लीक से खिसका अपनी राह खुद तलाशता रहा है। पर सब कुछ कर लेने पर भी मैं अपनी छोटी बहन रेनू के मुकाबिल नहीं पहुंच सकती। 1950 के अंतिम दौर में एक रात दिल्ली में एक साथ 9 इंच बारिश हो गई। दिल्ली की खासियत यह रही है कि थोड़ा पानी बरसते ही नाले पर नालों में बाढ़ आ जाती है, पुलों के नीचे पानी भर जाता है और तमाम यातायात ठप हो जाता है। इस कयामती बारिश के बाद तो सरकारी दफ्तरों के पहले तल्लों में फाइलें पानी में तैर आई थी। अगली सुबह किसी तरह का कोई वाहन सड़क पर नहीं निकला था। जाहिर है कि रेनू के स्कूल की बस भी उसे लेने नहीं आई। रेनू ने कहा, कोई बात नहीं, मैं पैदल चली जाऊंगी। सबने समझाया, स्कूल बंद होगा, मत जाओ। उसने कहा, आपको कैसे पता? इस सवाल का माकूल यानी कि उचित जवाब किसी के पास नहीं था। हमारे यहाँ फोन जरूर लगा हुआ था, स्कूल में भी रहा होगा, पर बारिश के चलते वह ठप पड़ा हुआ था। तो रेनू अकेली पैदल स्कूल चल दी। गनीमत यह थी कि बारिश एक मुश्त बरस लेने के बाद थम गई थी, यानी एक ही बार बहुत तेज वर्षा होने के बाद अब रुक गई थी। सड़कों पर पानी था पर और बरस नहीं रहा था। तो रेनू 2 मील पैदल चलकर स्कूल पहुंची। जैसा हमने कहा था, वह बंद था। चौकीदार रेनू को देखकर दंग रह गया। रेनू को कोई मलाल नहीं था। वह वापस 2 मील चलकर घर पहुंच गई। सबने कहा, हमने पहले ही कहा था। उसने कहा, स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई। इसमें आपका कहना कहाँ से आ गया? सोचती हूँ कैसे रोमांच का अनुभव हुआ होगा उसे उस दिन। जगह जगह पानी से लबलब करते सुनसान शहर में निचाट अकेले अपनी धुन में मंजिल की तरफ चलते चले जाना, सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। तो लेखिका कहती हैं कि अच्छे अच्छे विचार के लिए, अच्छे काम के लिए जिद्दी होने पर भी यदि बदलाव संभव हो तो करना चाहिए। अपनी आजादी और सोच के साथ अकेला चलने में भी गर्व महसूस होता है। अपने मन की करने पर दिल को सुकून मिलता है। तो बच्चों, देखा आपने कि लेखिका मृदुला गर्ग ने अपने ही परिवार की महिलाओं का उदाहरण देकर यह संदेश दिया है कि खुले विचार का मतलब दूसरों को तकलीफ देना या शर्मिंदा करना नहीं होता, बल्कि अपनी उचित इच्छाओं को पूरा करने के लिए जिद्दी होना भी लाभदायक होता है। जैसे हम दूसरों का मान सम्मान करते हैं, दूसरों के विचारों को समझते हैं, वैसे ही अपने विचारों का भी मान सम्मान करना चाहिए, चाहे वह कोई भी हो। सबको अपनी प्राथमिकता भी देनी चाहिए और खुद के बनाए रास्ते पर चलना चाहिए। सबको सम्मानपूर्ण जिंदगी जीने का अधिकार होता है। यदि आपको यह पाठ मेरे संग की औरतें समझ में आ गया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको प्रत्येक पाठ का ऐसे ही विश्लेषण मिले और प्रश्नों के उत्तर मिले। ठीक है? और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हो। तब तक के लिए बाय।